हेलो एवरीवन, मैंने आपको कल बताया था कि 2 मई से डेली रात में आपको एक वीडियो दिया जाएगा। वो प्रीलिम्स के लिए स्पेशल सीरीज जो चल रही है उसका पार्ट होगा। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, पॉलिटी की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, जो भी चीज़ें हैं एक नए तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा। समझाने के अगर आपने उन चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद जब आप उन चीज़ों को पढ़ोगे एक बार, तो उसके बाद आप एक अलग तरह से चीज़ों को समझ पाओगे। आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ पाएंगी और आप उसको ज़्यादा समय तक याद भी रहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनवायरनमेंट की, क्योंकि ये एक छोटा सेक्शन है। मतलब ये कंपैरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। बहुत जल्दी तैयार करना इसको चाहिए कैंडिडेट को, और सॉलिड नंबर होते हैं। मतलब अगर आपने इसको तैयार कर रखा है तो आपको ये पता होता है कि ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा या ये होगा। बहुत ज़्यादा इसमें गलती के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसको मेन चीज़ें पहले समझा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले टारगेट समझ लो। इसमें एक वीडियो में मैं ट्राई किया करूंगा कि जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक चैप्टर लिया, 2 चैप्टर लिए, तो वो घंटों के हिसाब से बता दूंगा। देखो अभी प्रॉब्लम क्या आती है, अभी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे सपोज मैंने एक दिन के टारगेट दिए। अब जिस इंसान ने 2-3 साल 4 साल पढ़ाई कर रखी है या पहले से चीजें तैयार हैं, भले ही 1 साल पढ़ाई की हो, उसके लिए तो वो चीजें ईजी है। वो एक दिन में 6-7 घंटे में उन चीजों को कर लेते हैं। अगर 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो भी कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने पहले की हुई है। लेकिन जो कैंडिडेट अभी बहुत ज्यादा प्रो नहीं है, जिसने बहुत ज्यादा तैयारी अभी नहीं की है, उसके साथ क्या होता है कि वो उस चीज को लिमिटेड टाइम में तैयार नहीं कर पाता है। मतलब एक दिन में वो चीज नहीं हो पाती है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैं पहले क्या करता था, चीजों को समझा देता था, उससे बहुत उन्हें हेल्प मिलती थी। तो वही काम दोबारा से करने जा रहा हूं। बस अभी क्या है कि अभी सिस्टमैटिक वे में सारे सब्जेक्ट्स का रहेगा, सारे चैप्टर्स का रहेगा, सो दैट आप अगर उसको फॉलो करते रहते हो तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। डे टू डे बेसिस पे आप चीजों को तैयार करते जाओगे। आप गेम समझो जैसे एनवायरनमेंट की घटना चक्र है, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहां पर आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे कि इसमें कुछ यहां पर 11 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि कभी भी कोई किताब जैसे आप पढ़ रहे हो, चाहे स्टैंडर्ड सोर्स हो या कोई भी किताब हो, उसमें यह तरीका नहीं होता है कि आपने उठाया और पहले पेज से आप पढ़ना शुरू हो गए और देन आप आखिरी पेज तक पढ़ रहे हो। आप इसी में देख लो 272 पेज है, यानी कि 272 पेजेस हैं। तो अगर आप सोचोगे कि आप पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ोगे तो आपको 15-20 दिन तो इसी में लग जाएंगे, जो कि आपको लगाना नहीं है। तो इसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले ये देखो कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो, यानी कि जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हो, पहले उनको तैयार करने की तरफ आप जाओ। सो अब इसमें आप अगर देखोगे, अगर आपने PYQ को भी एनालाइज किया हुआ है और अगर आपने नहीं भी किया हुआ है, तो चलो मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है ना कि ज्यादातर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये जो घटना चक्र एनवायरनमेंट की है। तो अब इसमें कौन सा चैप्टर पहले तैयार किया जाए। इसमें सबसे पहले क्या सही तरीका होता है कि आप जितनी भी फैक्चुअल चीजें हैं जो इजी हैं, जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको पहले तैयार कर लो। अब जैसे कि ये जो चैप्टर 7 है, अभयारण्य और जैवमंडल रिजर्व वाला, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरी वाला, ये चैप्टर अगर आप तैयार कर लो। इसके अलावा 1-2 चैप्टर और भी हैं, जैसे ये वन एवं वन्यजीव वाला है, या फिर इसके बाद में आपका ओजोन प्रक्षरण वाला है, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके बाद में आपका ग्रीन हाउस वाला है, देन आपका बायोडाइवर्सिटी आ जाता है। ऊपर के जो 2 ये चैप्टर ना एक कॉन्सेप्ट वाले हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम। ये दोनों थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। आपने देखा होगा यूपीपीसीएस में सतत विकास से, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। इसकी बात की जो चीजें हैं, जैसे वैकल्पिक ऊर्जा है, प्रदूषण है, ये सब ऐसे चैप्टर अगर आपने एक बार भी ढंग से पढ़ लिया, आप इनमें गलती नहीं करोगे, भूलोगे नहीं। लेकिन इनमें क्या है, कंफ्यूजन बहुत होता है, जो ये अभयारण्य बायोस्फीयर रिजर्व वाली चीजें हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करता हूं कि आपको इसको करना कैसे है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो आपको ये चैप्टर तैयार करना है, 7वां चैप्टर। अब इसमें आप मोटा मोटा देखोगे तो 151 से 187 तक है इसमें, ठीक है। तो जितना पेजेस और जितना इसमें आपको ये चैप्टर दिया गया है, जो भी 25-30 पेज का मान लो आपको दिया गया है, तो इसमें आपको एक टारगेट बनाना होता है सबसे पहले कि भाई मुझे 3 घंटे के अंदर ये चीज खत्म करनी है। भाई 11 चैप्टर है, 3 घंटे के हिसाब से अगर आप हर चैप्टर को भी दोगे, मान के मोटा मोटा मान के चलो, तो आपके कितने चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर अगर हैं, 3 घंटे दोगे, 30 घंटे में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 30 घंटे मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 दिन और प्लस 6 घंटे और, तो 1 दिन 6 घंटे, यानी कि 30 घंटे में आपकी एनवायरनमेंट की घटना चक्र ढंग से तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप उसको 1-2 बार रिवाइज कर लो। अगर आप 15-20 घंटे रिवाइज कर लोगे, 50 घंटे के अंदर आपकी एनवायरनमेंट पूरी तैयार हो गई। ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन की जाती है। ये करने से क्या है ना, चीज आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि आप कर ले जाओगे। वरना तो क्या होता है कि आप एक चैप्टर देखोगे, इतना बड़ा है, आप उसके बाद पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर उसमें अंदर जाओगे, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें भी होती हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। तो आपने ये प्लान बनाया कि ओके ठीक है, इस चैप्टर को मैं 3 घंटे में करूंगा या करूंगी, ठीक है। अब 3 घंटे में सपोज आप नहीं भी कर पाते हो तो 4 घंटे में तो कर ही लोगे ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे दिन में सिर्फ एक चैप्टर करो और वहीं से आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। तो खुद को पुश करना होता है। अब आपको बताता हूं कि कैसे इसको करना होता है। देखो जैसे अभयारण्य वाला ये जो चैप्टर है, इसको खोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बात करते हैं। अब देखो ये चैप्टर आ गया। अब सबसे पहले आपने इसको खोला। अब इसमें आप ये देखो कि यहां से आपने जैसे इसको खोला। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घटना चक्र पुरानी है, उसमें ये आगे नोट्स वगैरह नहीं दिए रहते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यार नई वाली ले लेना।
100 200 150 400 रुपए की बात होती है, थोड़ा बहुत मैनेज करके ले लोगे अगर, तो उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे अपडेटेड, हेल्प करता है ये। अगर आपने आगे की जो थ्योरी है ना, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब आपके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल रह जाएगा। बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी, आप इनको इजीली कर पाओगे टैकल। तो अगर आपके पास नई वाली है दैट इज फाइन, नहीं है तो देख लेना, हो सके तो ले लेना, अगर नहीं लोगे तो ऐसी कोई मतलब इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इट्स अप टू यू। मैं आपको बस डिफरेंस बता रहा हूँ कि फायदा कितना होता है। अब जैसे आपने ये शुरू किया राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह क्या है। अब इसमें आपने सबसे पहले देखा कि भाई राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, बस आपने ये समझ लिया। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है, एनविस का जो भी डेटा वगैरह है ये आपने दिया हुआ है कि भाई इतने संरक्षण रिजर्व हैं, कम्युनिटी रिजर्व इतने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी है, नेशनल पार्क कितने हैं, बस थोड़ा सा देख लो कितना एरिया क्या है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा फॉरेस्ट रिपोर्ट का आता है, इस संस्था का नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी है कि क्षेत्रफल वगैरह कितना है, बस ये देख लो कि भाई ठीक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया के अंदर कितनी है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कितने हैं, और जो कम्युनिटी रिजर्व है वो कितने हैं, बस ये थोड़ा सा बस देख लो, बस हो गया। इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ऊपर की जो ये चीज थी ये आपने देख लिया कि भाई राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, ठीक है, ये मेंस में भी काम आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया गया कि संरक्षित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभ, बेनिफिट्स। अब सबसे पहले आप खुद सोचो कि भाई संरक्षित क्षेत्र जो है ना, जो ऐसे कंजर्व वाले एरियाज हैं जहां पर जो स्पीशीज वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उनको कंजर्व किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। सो उनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये जो यहाँ पर 3 और 3 6 जो आपको ये लाभ दिए गए ना बेनिफिट्स, इसमें से 4 लाभ हर किसी को मालूम होंगे, हर किसी को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको मालूम ना हो कि ये जो 6 चीजें ये कोई बहुत नई चीजें हैं, हर किसी को मालूम होता है। 1-2 पॉइंट जो आपको ना पता हो वो बस यहाँ पर पढ़ लो, हो गया। अब यहीं पर आपका मेंस का भी तैयार हो गया। जब आप पेपर 3 में एनवायरमेंट वाला सेक्शन डील करोगे ना, वहां पर ये सब काम आता है, ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं आएगा। और आपने साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ से फैक्चुअल चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आपको समझाया गया है कि भाई जीव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले जीव आरक्षित क्षेत्र देख लो, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइटेड है ये, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई फलाना फलाना चीज ये होती है, उसमें किस तरह से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यानी कि वहाँ पर जो शिकार हो गया या चराई वगैरह हो गया तो वो वर्जित होता है कि नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर वो चीज़ आप कर सकते हो कि नहीं, प्रोहिबिशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बस आपने देख लिया बेसिक। यहाँ पर अभयारण्य मतलब आपको बेसिकली ये जो होते हैं ना, अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, इनमें डिफरेंस समझना है कि भाई अभयारण्य हम किसको बोलेंगे, जैवमंडल रिजर्व किसको बोलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे। वही सारी चीजें समझ लो कि इन्होंने डेफिनेशन की फॉर्म में जब जिस चीज के बारे में बात करेंगे उसके बारे में समझाई हुई है। अगर वो चीज आपको मालूम है तो आप स्किप कर दो, नहीं मालूम है बस एक बार पढ़ लो, आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में जैसे मान लो कि आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपने राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना शुरू किया कि भाई टोटल इंडिया में कितने हैं, और इसके बाद जो तुम्हारे मेन स्टेट्स हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर कौन कौन से मेन हैं। अब जैसे सबसे पहला कौन सा बना था पता होना चाहिए, सबसे आखिरी कौन सा बना है वो पता होना चाहिए। जैसे जिम कॉर्बेट है तो सबसे ये पहला वाला था, ये किस साल बना है, 1936 में, बस आपने देख लिया। इसका जो मेन जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का, तो बहुत पॉपुलर है। मतलब आप इवन वीडियोस वगैरह देखते रहोगे, कभी थोड़ा सा ऐसे फ्री टाइम में हो थोड़ा सा देख लो जिम कॉर्बेट सर्च करके, तो आपको बहुत सारी यहाँ पर रेंज है वो मिलेंगी और आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको मतलब कहीं भूलोगे नहीं कि 1936 का है जिम कॉर्बेट। इसके बाद में आप केवलादेव के बारे में आ गए, केवलादेव नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, फिर आप दाजिगाम में आ गए कि भाई ये कब का है। तो इसमें एक तो ईयर देख लिया जाता है और कहाँ पर है ये देख लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे और उसका जानवर देख लो कि भाई ठीक है किस पर्टिकुलर एनिमल को वहां पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा उसको ध्यान देकर कंजर्व किया जा रहा है, बस इतना हो गया। बाकी उसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है कि वहां पर इतने सांप पाए जाते हैं, इतनी छिपकलियां पाई जाती हैं, इतनी पक्षियां पाई जाती हैं, इतनी वहां पर बतख हैं, इतने ये हैं वो, ये सब ये सब इररिलेवेंट डेटा है। मेन जो वहां पर प्रोजेक्ट है वहां का ना, वो आपको पता होना चाहिए कि ओके भाई अगर बात की जा रही है जिम कॉर्बेट की तो जिम कॉर्बेट में प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। आगे चलता हूं। अब आपने बस यहाँ पर जो मेन स्टेट्स हैं उनका देख लिया कि भाई बांधवगढ़ है वो कहाँ का है, इंद्रावती कहाँ का है, इसी तरीके सलीम अली है वो कहाँ का है, बांदीपुर कहाँ का है, ठीक है, और कौन सा ईयर है उनका ये भी थोड़ा सा देख लेना होता है। इसमें भी एक चीज ये होती है कि जो भी आपका ऐसा वो है कि जिसमें सेम ईयर है, जैसे 1968 का कोई है और 1978 का कोई है, तो उसमें आप ये देख लो कि भाई दोनों सेम तो नहीं है, सेम है तो उनको एक तरीके से याद कर लो। इसी तरीके से आपने सारे देख लिए और मेन उनकी जो वहाँ के एनिमल हैं उनको आपने देख लिया। तो ये आपके यहाँ पर कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, बेतला हो गया, झारखंड वगैरह के जो भी हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है, और ये पढ़ने में हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ टाइम लग रहा है। इसके बाद जो ये क्वेश्चंस है ना, ये सिर्फ टाइम पास वाले रह जाते हैं, मतलब ये सिर्फ आप एक बार पढ़ोगे आपको तैयार हो जाएंगे। तो यहीं पर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती रहेगी, जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं।
जो भी आपने पीछे पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो कोई एक ऐसा नया नाम हो, जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी नेशनल पार्क है, अब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपने तुरंत देख लिया कि भाई कर्नाटका में है। बेतला आपने कहाँ पर है, बेतला कहाँ पर है, बेतला बिहार में है। तो इस तरह से कोई अगर नया वाला मिले तो वहीं के वहीं आप पढ़ लीजिए। मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा लग रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई इसमें ये मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो यहीं पर इसको लिख लो। ये जो स्पेस दिया गया ना, यहीं पर पढ़ लो। इसका मतलब यहीं पर छोटा छोटा लिख लो कि बेतला बिहार में है, या जो आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये कर्नाटक में है, यहीं पे हल्का हल्का लिख लिया। तो जब जब आप ये घटना चक्र पलटोगे ना, तो आपको यहाँ कहीं पर लिखा दिख जाएगा, तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और जो चीज़ आप भूल रहे हो वही चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी, ये बात ध्यान रखना। जो चीज़ आपको याद है वो आपको याद रहेगी, उसमें इतना इशू नहीं होगा, बस आप आगे आ गए। ये सारे क्वेश्चन वही हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने का नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये आप खुद समझ जाओगे, पीछे का पढ़ लिया तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद में आप नेक्स्ट आओगे राष्ट्रीय उद्यान की सूची पे। अब देखो जो ये होता है ना, इसमें आपको बताया हुआ था, जैसे जिम कॉर्बेट है, या कान्हा है, दुधवा है, राजाजी है, नामदफा है, गुइदी है, काजीरंगा है। इनमें ये देख लो सबसे पहला कौन है, सबसे लास्ट कौन है, जो सबसे आखिरी बना था। ठीक है, हाल में अगर कोई बना हुआ है तो उसका देख लो कि किसको नोटिफाई किया गया है। दूसरी चीज वही जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि मान लो 1978 का कोई है और 1978 का कोई और भी है, तो उनको दोनों को एक साथ याद रखो। जैसे कि जो उत्तराखंड में राजाजी है ये 1983 का है। 1983 को आप रिलेट कर सकते हो इंडिया के वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने से, जो कपिल देव की कैप्टनसी में जब जीते थे कपिल देव जी की। नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी 1983 का है। तो राजाजी उत्तराखंड और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दोनों पहाड़ी स्टेट हैं आपके, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं कि उत्तराखंड से एक फ्लाइट जाती है अरुणाचल प्रदेश में, दोनों 1983 में। ठीक है, इस तरह से आपने रिलेट कर लिया। इस तरह से और भी जो भी 1982 वगैरह के हैं, जैसे मान लीजिए कि पेरियार जो है ना केरला का, ये 1982 का है। और इसी तरीके से जो फूलों की घाटी है, यानी कि ये जो आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, ये 1982 का है। तो इन दोनों को रिलेट कर लो कि उत्तराखंड और केरल, यानी कि केदारनाथ वगैरह जो मंदिर वगैरह जो है वहां पर जो पुजारी वगैरह हैं वो केरला के हैं। तो इस तरह से आपने कुछ रिलेट कर लिया कि उत्तराखंड और केरला का रिलेशन है। तो 1982 आपने इस तरह से रिलेट कर लिया। तो ये जो ईयर है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपने इनको देख लिया ना, और ये अगर आपको याद है। इसके बाद भी कुछ कुछ दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर गिरवन है, भरतपुर है, बांधवगढ़ है, काजीरंगा है, कॉर्बेट है, बांदीपुर है, अंशी है, बेतला है। तो इसमें जो नाम बहुत पॉपुलर है वो तो आपको याद रहेंगे, जैसे राजाजी उत्तराखंड याद रहेगा। सिमलीपाल उड़ीसा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का समझ लो एकमात्र मेन है, तो ये काफी याद रहता है। अब जो ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको इतना याद नहीं रहते हैं, जिनमें कंफ्यूजन होता है, जैसे अंशी कर्नाटका का है, बेतला मान लीजिए झारखंड का है, तो ये सब आपको देख लेना है कि भाई ये कहाँ। जैसे इंद्रावती है, तो इंद्रावती रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते भी होंगे नक्सलाइट जो हमले वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंद्रावती रिवर की वजह से और जंगल वगैरह था, तो वहां पर उन्होंने नदी के किनारे किनारे सहारा लेते हुए वो भाग गए। सो ये बहुत न्यूज में रहता है, तो आपको छत्तीसगढ़ इससे ही आप अंदाजा लगा लोगे। जो थोड़ा कठिन वाले हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, जैसे गूगा वाले तो महाराष्ट्र देख लिया। तो ये अगर आपको याद है ना, तो कोई भी 4 ऑप्शन अगर आएंगे उसमें आप इजीली एलिमिनेट कर ले जाओगे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो आपने मेन है उनको आपने देख लिया। इनके एनिमल देख लो। अब जैसे काजीरंगा है, तो काजीरंगा का गैंडा बहुत पॉपुलर है, आपने देखा होगा कि कई बार वीडियो वगैरह वायरल होते हैं इधर उधर फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसमें रोड पर आ जाता है गैंडा काजीरंगा से निकल करके। इसी तरीके से जो शेर वगैरह है वो गिर के शेर बहुत पॉपुलर है, आपने गुजरात में भी देखा होगा, कई बार किसी होटल में आ गया, किसी रेस्टोरेंट में आ गया, किसी जंगल के किनारे गांव में आ गया। तो ये सब बहुत मतलब पॉपुलर चीजें हैं, पता लगता रहता है। सुंदरबन का बाघ, अभी सुंदरबन बहुत न्यूज में था बीच में, जब ये शाहजहां शेख वाला एक केस चल रहा था वेस्ट बंगाल वाला, वो जो मॉलेस्टेशन वाला केस चल रहा था ना वेस्ट बंगाल वाला, तो वहां पर उसमें सुंदरबन बहुत उसमें था, संदेश खाली की जब बात हो रही थी। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें न्यूज में रहती हैं, थोड़ा भी दिमाग से ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें गलत नहीं करोगे, और ये डायरेक्ट एग्जाम में चीजें आती हैं। इसके बाद भी सेम चीज है कि उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन में इन सब में जो आपने पीछे पढ़ा है वही सारी चीजें आपको यहाँ पर आगे मिलेंगी। बस जो चीज आपको नहीं मिले उसको देख लो, जैसे यहाँ पर काजीरंगा है, बांधवगढ़ है, भरतपुर है, गिर, अब ये सब वही चीजें जो आप पहले पढ़ के आए हो, कोई नई चीज नहीं है। कोई नया नाम हो तो बस उसको देख लिया, बाकी आगे बढ़ गए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके इसी तरह से निकल जाएंगे, और ये सबको 45 मिनट से 1 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। इसके बाद आप बात करोगे जयमंडल रिजर्व की। इसको समझ लो कि भाई जयमंडल रिजर्व होता क्या है। अब मान लो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम आया कि भाई एडवर्ड सुएज एक इंसान थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नामकरण किया था, सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर इन्हीं ने किया था। तो ये समझ लो कि भाई ठीक है, ये कौन थे, क्या थे, मतलब इन्होंने क्या किया था। इसी तरीके से रेमंड डेव दासमैन है, तो ये क्या थे, इनकी किताब कौन सी थी। ये डायरेक्ट जो नाम होते हैं ना साइंटिस्ट की या इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट के, ये पूछ देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी है, तो ये जो इन्होंने बताया ना कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे पहले WG रोजेन ने इसका यूज किया था। तो ये जो नाम होता है ना, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, बस इसके अलावा ये और इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जैसे जयमंडल रिजर्व में वो कितने हैं, 18 जयमंडल रिजर्व हैं मान लो, तो वो जो 18 के 18 है ना, उनको आपको एक अलग से चाहे तो यहाँ पर पीछे कहीं पर लिख लो, या एक अलग से A4 शीट लो या कॉपी लो, और ये 18 के 18 लिख लो, तुरंत लिख लो। इसमें आलस मत करो, आलस किया तो फिर एग्जामिनर भी आलस कर जाएगा, ये बात मान के चलो। ये सब चीजों में बिल्कुल भी लथार्जिक नहीं होना होता है, तुरंत के तुरंत एक पेज पे 18
18 के 18 लिखो और उनको 5 बार पढ़ लो। इसमें शर्माओ मत कि ये रटना है, ये है वो है, भाई बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी अगर प्रीलिम्स निकालना है, तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। तुरंत के तुरंत 18 जो है ना इनको लिखो और उसको 5 बार बोलो। इस तरीके से लिखना है, जैसे बोलना है जैसे नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना। इस तरह से लिखिए। जिसकी स्टेट आपको मालूम है, दिमाग में जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं पीछे उसको रिकॉल करते जाइए, जिसका नहीं पता है उसका देख लीजिए। इस तरह से आप करेंगे 2-4 बार 5 बार ये प्रोसेस आप करेंगे, आप देखेंगे 18 की टिप पर आ गए। आप किसी को पढ़ा सकते हो, आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 18 कौन से थे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, मेन चीज देख ली कि भाई 1988 में विश्व धरोहर सूची जो है उसमें शामिल किया गया था सबसे पहले नंदा देवी को। तो किसको कब किया गया था, बस आपने एक बार इसको देख लिया। ठीक है, मेन जो है सबसे पहला वाला देख लो, सबसे आखिरी देख लो, और ये मैप कार्यक्रम कब हुआ था स्टार्ट इसको देख लो। ये मैप इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद वही चीज़ है, यहाँ पर भी क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका ये आ जाता है कि प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि जो रिजर्व एरिया है, इसमें फिर आपको देखना है कि भाई ये इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म वाले होते हैं। तो ठंडे वाले जो हैं उनमें कौन सा कब किया गया है उसका आपने बस देख लिया। मेन वाला, मेन का मतलब क्या है, सबसे पहला सबसे आखिरी, ये सबसे छोटा या सबसे बड़ा, ये होता है मेन। अब उसके बाद में ये जो है कॉन्सेप्ट इसका, ये मेन काम क्या है भाई, ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसके बारे में हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना बातें हो रही हैं, इतना ज़्यादा क्षेत्र बनाया जा रहा है, इसके फायदे क्या है, इससे होगा क्या। जो ये पॉइंट आपको यहाँ पर 10 पॉइंट मान लो दिए, 7 से 8 पॉइंट हर किसी को मालूम होंगे। इट्स जस्ट ये आप सोचते नहीं हो, आप दिमाग नहीं लगाते हो, आपको लगता है यहाँ पर जो चीज़ लिखी है ना वो कोई अलग होगी, वो कोई अलग कॉन्सेप्ट होगा। भाई वही चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देखते आ रहे हो, जानवरों की इससे सुरक्षा होती है, ये होता है वो होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, वरना वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, खत्म हो जाएंगी वो। तो ऐसे ही बेसिक चीज़ें होती हैं, वही सब उन्होंने यहाँ पर इसको लिखा होता है। जो इकोनॉमिकल जो उसका पर्सपेक्टिव होता है उसको भी उन्होंने ध्यान दिया होता है कि ओके ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों ये रिसोर्सेज हमें यहाँ से मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, ये मिलता है, ऑयल मिलता है, तो वो सब फायदा होता है। अब इसके बाद में ये जो चीज़ है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ पर ये जैवमंडल रिजर्व दिए गए हैं, इसमें जो एरिया है इसका, इसमें बस ये देख लो कि एरिया में सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। सबके एरियाज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और इसके जो स्थापना के वर्ष है यानी कि कब कब इसका फाउंडेशन हुआ, बस वो देख लो कि इसमें मेन जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो सेम ईयर के होते हैं, वो अगर 1989 का है, दूसरा भी 1989 का है। जैसे कि मान लीजिए ग्रेट निकोबार है और मन्नार की खाड़ी है, ये दोनों 1989 के हैं और दोनों नीचे की तरफ है, यानी कि एक ग्रेट निकोबार है तो वो ऑब्वियसली अंडमान निकोबार हो गया, और मन्नार की खाड़ी हो गया तो वो भी आपका नीचे की तरफ हो गया। तो ये दोनों के दोनों 1989 के हैं, तो उनको मिला करके पढ़ लिया। अब इनके एरिया नहीं पढ़े जाते हैं, बहुत से लोग एरिया पढ़ते हैं, एरिया पढ़ोगे तो भूल जाओगे। बस पहला और आखिरी देख लो, अगर देखना भी है कि भाई ठीक है बहुत बड़ा कोई अगर है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा है बस वो आपने देख लिया। जैसे मान लीजिए कि नंदा देवी है, बहुत बड़ा है, या मान लीजिए कच्छ है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला है, या शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैली है, तो बस उनको देख लिया। कंपैरेटिवली 2-4 का देख लिया, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। पहला जो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है, तो इसके थ्रू कौन सी सूची है क्या है, तो उसमें पहले दूसरे कौन से हैं, बस वो देख लिया। बस इतना ही है, मतलब ये देखा करो कि जो खास चीज़ें हैं उनको पढ़ें, बाकी छोड़ो, पहले मेन चीज़ पढ़ो, मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपके यही सेम जो है क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इसमें भी आपको वही पुरानी चीज़ें घिसी-पिटी मिलेंगी जो आप अभी पढ़कर आए हुए हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जैसे नोकरेक है, मेघालय का है, सिमलीपाल है, उड़ीसा का है, सब पढ़ते चले आए हो। शीत मरुस्थल है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये आपने इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर बढ़ाया। अब बताती है वन्यजीव अभयारण्य की। वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं आपने पहले देख ही लिया था, ठीक है, कि मतलब क्या मेन इनको क्या डिफरेंस होता है इनमें, उनका काम क्या होता है, क्यों इनको हम बनाते हैं, क्यों इनको हम नोटिफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपने देख लिया कि भाई मेन कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं। सिमलीपाल है, नोकरेक है, दिहांग दिबांग है, गर्म पानी है, जैसे गर्म पानी, नामदफा, पाखल, सरिस्का, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा रट लिया, मतलब 2-4 बार पढ़ोगे वो याद हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बस रटना। अब इसके बाद कोई ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग है, जो आपने इतना सुने नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बोंडला वन्यजीव अभयारण्य है, ये गोवा में है, या मान लीजिए कि शुक्ला फांटा है, तो शुक्ला फांटा नेपाल का है, या मान लीजिए कि काजीरंगा है, तो काजीरंगा तो खैर आपको मालूम है, मानस भी आपको मालूम है। बस ये आपने जो भी यहाँ पर 2-4-5 दिए गए हैं, इनको आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए करेरा है, तो करेरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, एमपी में है बेसिकली। जयसमंद है, तो जयसमंद आपका कहाँ पर है, उदयपुर में है, राजस्थान के उदयपुर में। तो बस आपने ये मेन यहाँ पर देखे, और उसके बाद में बस आप ये डायरेक्ट आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लिए और क्वेश्चन करो, थोड़ा इसको हाईलाइट वगैरह कर लो, ये चिंता मत करो कि इसमें ब्लैक पेन और राइट पेन ब्लू पेन से वो हो जाएगा। करते रहोगे उससे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये मैंने तैयार कर लिया है। दोबारा जब किताब खोलोगे तो आपको रहेगा कि ओके ठीक है मैंने इसको पढ़ रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपको सारे वही पुराने मिलेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये लास्ट में से एक छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा एक सेक्शन है इसका, ये पक्षी विहार और तितली संरक्षण का, यानी कि जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं इनके कंजर्वेशन के लिए, और पक्षी विहार यानी कि जितनी भी आपकी बर्ड सेंचुरी होती है, तो इनको आपने देख लिया कि भाई मेन कौन सी है। इसमें आपकी यूपी की मेन आ जाएंगी, जैसे जो ओखला पक्षी विहार है वो कहाँ पर है,
नवाबगंज पक्षी विहार है जिसका नाम आप शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रख दिया गया है, तो वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा यूपी के और भी जो मेन है, जैसे समसपुर है, पार्वती अरग्गा है या उधर पक्षी विहार है, तो ये इनमें जो मेन वाली है ना वो आपको देख लेनी है। स्पेशली यूपी की ध्यान रखना, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यूपी पीसीएस से आरओ चांसेस आर वेरी हाई कि दैट में बी आस्क्ड फ्रॉम यू, तो वो आपने देख लिया। बाकी पक्षी विहार, तटीय संरक्षण, जैसे बाकी जगह है, बाकी जगहों पर एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं, वैसे भाई इन लोगों का करते हैं, तो जो मेन वाली है बस वो आपने देख लिया। कुछ ऐसे बर्ड सेंचुरीज हैं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बर्ड स्पीशीज के लिए बहुत पॉपुलर होती हैं, तो बस उनका देख लिया, उनके कुछ नाम होते हैं तो उनको रट लिया। कुछ वैरायटी होती है, स्पीशीज होती है ना, तो उनको आपको बस उनका नाम याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि गोल्डन बर्डविंग है तो उसका नाम थोड़ा सा याद रखिए, सदर्न बर्डविंग है उसका नाम याद रखिए, ब्लू मॉर्मॉन है उसका थोड़ा सा नाम याद रखिए, बस यही चीज़ है। बाकी जैसे भारत का पहला तितली उद्यान जो है वो बेंगलुरु के बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में स्थित है, यानी कि जो बन्नरघट्टा आपका नेशनल पार्क है उसी में आपका ये है, तो वो बस आपको पहला और आखिरी वाला जो होता है वो देख लेना चाहिए। बाकी की जो क्वेश्चन है वो आपके वही है, रिपीटेड जैसे पहले था। फिर उसके बाद में एक ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे यूपी पीसीएस और आरओ में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, जो मैंने आपको जिम कॉर्बेट वाला 1936 वाला बताया था, उसी में जो आपके टाइगर रिजर्व जितने भी हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा किस स्टेट में वो है और कहाँ कहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली चल रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में जो आपके हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके नाम एज इट इज़ याद कर लेना। अब इसमें भी जो मेन वाले हैं ना वो तो सबको पता होते हैं, लेकिन जो थोड़े से ऐसे हैं जिनके नाम थोड़ा कम पॉपुलर हैं उनको आपको स्पेशली देखना है। जैसे मान लीजिए कि संजय दुबरी है तो ये मध्य प्रदेश में है, मुदुमलाई तमिलनाडु नाम से पता चल रहा है, लेकिन जो नागरहोल है वो कर्नाटका है। इसी तरीके से जो आपका सह्याद्री है महाराष्ट्र में है, कावल कहाँ पर है, तेलंगाना में है, सत्यमंगलम जो है वो तमिलनाडु में। तो इस तरीके से जो थोड़े से ऐसे नाम हैं जिनके नाम इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि नवेगांव नवजीरा, अब ये जो है नवेगांव नागजीरा ये महाराष्ट्र में है। बाकी पीलीभीत वाला है, बोर है, जैसे बोर महाराष्ट्र का है, राजाजी बहुत पॉपुलर है, ये आपने देख लिया। इन्हीं में से चांसेस आर वेरी हाई कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे और आप इजीली मार्क कर पाओगे। लेकिन बात वही है कि जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा एग्रेसिवली पढ़ो। अब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये वही है जो आपने अभी पीछे थ्योरी पढ़ी है, तो या तो थ्योरी पढ़ लो या ये क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लोगे थ्योरी में थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ें छूट सकती हैं, थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें नई भी नहीं होती हैं, ये मतलब बेसिक होता है। बाकी ये मिसलेनियस वाला सेक्शन है, ठीक है, विविध वाला, इसमें जो भी आपने पुराना पिछला पढ़ा रखा है ना वही सारी चीज़ें इसमें रिपीट करके दी होती हैं। बस ये होता है कि 1-2 फैक्ट 4 फैक्ट नए होते हैं, तो बस आपने जब उसको पढ़ना शुरू किया तो पुराना तो आपने पढ़ ही रखा है, एक बार बस देख लीजिए कि कोई नई चीज़ तो नहीं है और उसको टिक करते जाइए। ज़्यादातर कुछ नया होता नहीं है जनरली, और ये चैप्टर आपका यहाँ की यहीं खत्म हो जाता है। अब मेन चीज़ यही है कि जब 3 घंटे का प्लान बनाओगे और 3 घंटे में जल्दी देखोगे क्या काम का है क्या काम का नहीं है, जब तक ये माइंड में चीज़ अपने नहीं रखोगे तब तक सब कुछ पढ़ोगे तो बहुत सारा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उतना टाइम आप दोगे नहीं रिवीजन में और आप चीज़ें भूलोगे। तो मेन यहाँ से आपको ये समझना है कि 3 घंटे का आपको प्लान बनाना है, 4 घंटे में हर हालत में आपका ये जो चैप्टर है ना तैयार हो जाएगा। और शॉर्ट चीज़ें, और एक बार ढंग से आपने इस तरह से पढ़ लिया उसके बाद में सिर्फ रिवीजन रह जाता है। मतलब रिवीजन में मान सकता हूँ कि चलो ठीक है आपको 1-2 बार रिवीजन करना है इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से कॉन्सेप्ट या फैक्ट को लेकर के प्रॉब्लम हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी सही लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अब आप ये चीज़ साथ में करोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दिया, आपको चीज़ें समझा दी, मैंने अपना गला भी फाड़ लिया एंड आपने उस पर बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं किया। आपको 3 से 4 घंटे के अंदर ये अपना एक शेड्यूल बनाना है और ये जो चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है ये आपका तैयार होना चाहिए। अब ये 3 घंटे 4 घंटे का काम आप कब करेंगे ये आपके ऊपर है, चाहे आप साथ में करते रहिए जब वीडियो बना के मैं बता रहा हूँ, या फिर आप पेंडिंग करके बाद में करिए, लेकिन वीडियोस रहेंगे तो अगर कोई बाद में भी इंसान मेरा ये वीडियो देखता है तो उसके थ्रू भी ये कर सकता है। तो इस तरह से हर चैप्टर का बता दूंगा कि 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, 6 घंटे का है, कोई चैप्टर 2 घंटे का होगा तो 2 घंटे के हिसाब से बता दूंगा, 8 घंटे का होगा तो 8 घंटे के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन पूरा समझा दूंगा इस तरह से जैसे बताया इस तरह से करके देखो तुमको रिजल्ट ना मिले तो बताना। पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगता है, बस यही बात है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी जो यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम पर भी है, आप सर्च करोगे ऊपर मेरी फोटो दिख जाएगी तो आप आई थिंक पहचान जाओगे इतना। तो थैंक यू सो मच।